एक आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि शियाओ हुआ का लोगों को प्रोत्साहित करने का तरीका इतना जबरदस्त होगा। तेज हवा के बीच मजबूत खड़े यिंग फेंग के पास आखिरकार अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसने कहा कि अगर शिरोता दिन में 30 मिनट के अंदर दौड़ पूरी नहीं कर पाया तो वो अपनी एक एक करके सारी इक्विपमेंट यानी कपड़े सामान उतारता जाएगा और समय को पीछे घुमा देगा जब तक कि शिरोता 30 मिनट के अंदर दौड़ पूरी न कर ले। सबसे जरूरी बात ये थी कि जब यिंग फेंग समय को पीछे करता था उस दौरान वो बिना किसी सुरक्षा के खुला रह जाता था। वो साइकिल चलाते हुए सबको उत्साहित भी कर रहा था। जब शिरोता ने सोचा कि अगर समय वापस किया गया तो यिंग फेंग के कपड़े उतर सकते हैं और वो शर्मिंदा हो सकता है, तो उसने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार शिरोता ने न सिर्फ 30 मिनट के अंदर दौड़ पूरी कर ली बल्कि पूरे मैदान में पहला स्थान भी हासिल कर लिया। दौड़ खत्म होते ही शिरोता तुरंत यिंग फेंग की इक्विपमेंट बदलने में मदद करने लगा। ये पहली बार था जब शिरोता ने पहला स्थान हासिल करने की खुशी महसूस की। ये देखकर यिंग फेंग भी बहुत खुश हुआ था। एक दिन जब शिक्षक ने यिंग फेंग से कहा कि वो असाइनमेंट की कॉपियां ले आए तो बहुत सारे छात्र मदद करने के लिए आगे आ गए, लेकिन यिंग फेंग को अपने चलते फिरते कपड़ों की अलमारी यानी शिरोता की ही जरूरत थी। उसे उम्मीद थी कि शिरोता हमेशा उसके पास रहेगा। जब उसने देखा कि शिरोता को समझ नहीं आ रहा तो उसने तुरंत अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट बदलते हुए समय को पीछे घुमा दिया। तभी शिरोता को समझ आया कि यिंग फेंग क्या कहना चाहता है। अब उसे पता चल गया कि स्कूल में उसे हर समय यिंग फेंग के साथ ही रहना चाहिए। यिंग फेंग के साथ समय बिताते हुए शिरोता ने एक और आश्चर्यजनक बात देखी। यिंग फेंग हर एक छात्र का नाम और उसकी जानकारी याद रख सकता था। ये देखकर शिरोता बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि इतने सारे लोगों से हर दिन निपटना बहुत मुश्किल काम होगा, इसलिए उसे यिंग फेंग के लिए थोड़ा दुख भी हुआ। शिरोता को लगा कि यिंग फेंग जरूर लोगों की नजरों से दूर बहुत मेहनत करता होगा, तभी वो स्टूडेंट काउंसिल का अध्यक्ष बन पाया है। लेकिन शिरोता को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यिंग फेंग को उसकी अपनी जानकारी भी पूरी तरह याद है, जैसे उसका स्वभाव, उसकी कमजोरियां और वो किन विषयों में अच्छा है। शिरोता ने कहा, मतलब मैं बस इतना कहना चाहता था कि आपने मेरे बारे में इतनी गहराई से रिसर्च की है। यिंग फेंग ने जवाब दिया, नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। फिर उसने कहा कि उसके पास लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है, उनके स्वभाव, ज्ञान और आदतों के बारे में। शिरोता थोड़ा हैरान होकर बोला, आपने मुझे बचाया था। यिंग फेंग ने कहा, और भी एक बात है। शिरोता ने पूछा, क्या बात? शिरोता इस बात से इनकार करने लगा। उसे लगा कि शायद यिंग फेंग को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके इक्विपमेंट वगैरह के बारे में देखे या जाने। यिंग फेंग को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि वो खुद ही इस बात को जांच कर देखेगा कि शिरोता का ये गुण सच है या नहीं। लेकिन शिरोता ने कहा, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पहले रिश्ता बन जाने के बाद ही सोचा जा सकता है। ये सुनकर यिंग फेंग शिरोता की भोली और मासूम बात पे हंस पड़ा। कुछ समय बाद शिरोता अचानक बेहोश हो गया। जब वो दोबारा जागा तो उसने खुद को स्कूल के मेडिकल रूम यानी नर्स रूम में पाया। यिंग फेंग ने समझाया कि पहले शिरोता गिर गया था और उसके सिर में काफी गंभीर चोट लग गई थी, इसीलिए यिंग फेंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके समय को वापस घुमा दिया ताकि चोट ठीक हो सके। लेकिन उसका दिमाग अभी पूरी तरह ठीक नहीं था, इसीलिए उसे मेडिकल रूम में लाया गया। इस घटना के बाद यिंग फेंग ने तय किया कि वो शिरोता की प्रोफाइल को अपडेट करेगा। उस रात जब शिरोता घर लौटा तो उसे अचानक पता चला कि यिंग फेंग का इक्विपमेंट बैग अभी भी उसके पास है। यिंग फेंग ने उसे फोन करके कहा कि वो बैग अभी लेकर आ जाए, क्योंकि यिंग फेंग को अभी रात में दौड़ने जाना था और उसके पास सिर्फ वही एक स्पोर्ट्स ड्रेस थी जो उस बैग में थी। लेकिन शिरोता को अचानक शक हुआ। उसे लगा कि शायद ये एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि एक चलती फिरती कपड़ों की अलमारी के रूप में क्या वो अपने मालिक के मन की बात पहले से समझकर काम कर सकता है या नहीं, क्योंकि यिंग फेंग को दिन में ही कपड़े बदलने की जरूरत पड़ती थी, रात में तो बिल्कुल नहीं। और शिरोता कोई सिर्फ दौड़ भाग करने वाला नौकर भी नहीं था। लेकिन यिंग फेंग लगातार उसे तस्वीरें भेज रहा था जिसमें वो बिना सही कपड़ों के बाहर दौड़ने के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। शिरोता सोचने लगा, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। आखिरकार शिरोता को चिंता हुई कि रात में यिंग फेंग के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। असल में यिंग फेंग तो सिर्फ मजाक कर रहा था और खुद भी घर वापस जाने वाला था। लेकिन जब उसने देखा कि शिरोता सच में घबराकर दौड़ता हुआ उसके पास आया है तो उसके दिल में थोड़ा सा खुशी का एहसास हुआ। हालांकि उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यिंग फेंग बोला, मुझे लगा था कि शायद मुझ पर कोई बदमाश हमला कर सकता है और मैं डर गया था। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे मूड में यिंग फेंग ने शिरोता को धन्यवाद भी दिया, लेकिन शिरोता को लगा कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया है। यिंग फेंग मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे उत्साहित और रोमांचित महसूस करवाया। मुझे बहुत खुशी हुई शिरोता। फिर भी शिरोता को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि बाई यिंग ने अभी अभी कुछ बहुत ही शानदार और दिल को छू लेने वाली बातें कही थी। शिरोता सोचने लगा कि सच में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उसकी इतनी चिंता कर सके और उसे इतनी अच्छी तरह समझ सके। पूरी दुनिया में अगर कोई उसके राज को जानता है तो वो सिर्फ यिंग फेंग ही है। इसलिए यिंग फेंग का उसके जीवन में होना उसके लिए बहुत कीमती है और वो इसके लिए दिल से आभारी है। अचानक इतनी अच्छी बातें सुनकर यिंग फेंग भी थोड़ा हैरान हो गया। फिर उसने शिरोता से कहा कि आगे भी वो उसकी चिंता करता रहे। जब यिंग फेंग ने अपना इक्विपमेंट बैग वापस लिया तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ी गर्माहट और खुशी महसूस हुई। शिरोता ने समझाया कि वो इतनी तेज दौड़कर आया था कि उसके शरीर की गर्मी से बैग भी गर्म हो गया था। यिंग फेंग ने मजाक में पूछा, क्या तुमने इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया था? शिरोता तुरंत बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों बाद शिरोता को जुकाम हो गया और वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। तब स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की यानी यिंग फेंग खुद उसके पास आई और उसका छोटा सा इलाज किया ताकि वो जल्दी सो सके और आराम कर सके। वो बोली, तुम मुझे मत मारना या दूर मत करना, बस मुझे ऐसे समझो जैसे मैं एक गर्म पानी की थैली हूँ। मैं तुम्हारे शरीर को गर्म रखूंगी और तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। जब से शिरोता यिंग फेंग का चलती फिरती अलमारी यानी मोबाइल कपड़ों की अलमारी बना था, तब से दोनों के बीच का रिश्ता और भी अजीब और दिलचस्प होता जा रहा था। एक दिन स्विमिंग ट्रेनिंग के दौरान यिंग फेंग ने बहुत आसानी से स्विमिंग क्लब के सबसे अच्छे खिलाड़ी को हरा दिया। ये देखकर शिरोता दंग रह गया और सोचने लगा कि दुनिया
में कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? यिंगफेंग हंसते हुए बोला, जल्दी आओ, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मैं इसे एक बार फिर कर सकता हूँ। लेकिन यिंगफेंग इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके समय को पीछे घुमा दिया। इस बार उसने अपना तरीका बदलकर फिर से तैराकी की। शिरोटा ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। जैसा उम्मीद थी, यिंगफेंग फिर से जीत गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आमतौर पर शिरोटा पूछता था कि यिंगफेंग ने समय को वापस क्यों किया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं पूछा। वो तो यिंगफेंग की तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। यिंगफेंग समझ गया कि शिरोटा शर्मा रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर पूछा, मेरी कौन सी बहादुर या शानदार हरकत तुम्हें सबसे ज्यादा याद रही? शिरोटा ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि यिंगफेंग का वो शानदार अंदाज उसे बहुत आकर्षित कर रहा था, क्योंकि अगर वो ये कह देता तो ये भी पता चल जाता कि वो लगातार यिंगफेंग को देख रहा था। इसलिए वो चुप ही रहा। यिंगफेंग मजाक करते हुए बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी पीठ देखकर ही समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर शिरोटा ने बात बदलने के लिए पूछा, आप अपनी शक्ति कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपने तो सिर्फ स्विमिंग सूट पहना हुआ है। यिंगफेंग ने समझाया कि उसके पास ऊपरी शरीर पर एक खास अंदरूनी कपड़ा होता है, जिसे हटाकर वो अपनी शक्ति सक्रिय कर सकता है। इसके बाद यिंगफेंग ने कहा कि आज स्कूल के बाद सीधे घर मत जाना, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कपड़े खरीदने हैं। दोनों कपड़े देखने लगे। यिंगफेंग ने कुछ देर बाद कहा, तुम मेरे लिए एक चुनो। शिरोटा पहले तो कोई भी कपड़ा चुनने वाला था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने नीले रंग का कपड़ा चुन लिया। फिर यिंगफेंग उसे ट्राई करने चला गया, लेकिन जब शिरोटा ने यिंगफेंग को काले मोजों यानी ब्लैक सॉक्स के साथ देखा तो वो इतना चौंक गया कि वहीं बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो यिंगफेंग ने उससे पूछा, तुमने नीला रंग क्यों चुना? शिरोटा धीरे से कहा, क्योंकि आप इतने शानदार और महान हैं, जैसे आसमान, और आसमान मेरे लिए बहुत दूर है, इसलिए मुझे लगा कि नीला रंग आपके लिए सबसे सही है। ये सुनकर यिंगफेंग बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। शिरोटा को लगा कि शायद यिंगफेंग को उसका जवाब पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद शिरोटा को फिर से पता चला कि उसे जुकाम हो गया है। यिंगफेंग ने भी ये बात नोटिस कर ली, इसलिए वो उसे घर छोड़ने गया है। जब शिरोटा ने देखा कि यिंगफेंग को उसकी बीमारी के बारे में पता है और फिर भी वो मजाक कर रहा है, तो उसे डर लगा कि कहीं वो यिंगफेंग को संक्रमित न कर दे, इसलिए उसने कहा कि आप जल्दी घर वापस जाइए। इस बार यिंगफेंग ने उसे और चिढ़ाना बंद कर दिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बीमार व्यक्ति के लिए सही खाना तैयार किया। जब शिरोटा ने खाना खा लिया तो यिंगफेंग खुद उसके पास बैठ गया और गर्माहट देने वाला हीटर बन गया, ताकि शिरोटा जल्दी सो सके। शायद पहले मजाक करने की वजह से यिंगफेंग को थोड़ा अफसोस हो रहा था, इसलिए वो पूरी कोशिश से उसकी देखभाल कर रहा था। हालांकि उसने सीधे माफी नहीं मांगी, लेकिन शिरोटा को उसके व्यवहार से उसकी माफी और चिंता महसूस हो गई, इसलिए वो आराम से गहरी नींद में सो गया। जब शिरोटा सो गया तो यिंगफेंग चुपचाप घर लौट गया। रास्ते में उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, जिससे उसे बचपन की एक याद आ गई। जब वो और शिरोटा छोटे थे तो दोनों ने मिलकर एक छोटी बिल्ली की देखभाल की थी। वो बिल्ली आज तक यिंगफेंग के घर में रहती है और उसका नाम है कुरोदा। रात को शिरोटा की तबीयत काफी बेहतर लग रही थी, लेकिन फिर उसे दिन भर में यिंगफेंग के साथ हुई सारी बातें याद आने लगी और वो सोचने लगा।